सो हेलो गाइस, दिस इज एएस ट्यूटोरियल्स। सो लास्ट लेक्चर हम लोग का लेक्चर नंबर 01 था, जिसमें हम लोग ने इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग सीखा था कि सी प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, और इन सब बारों में हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था। सो हमारा नेक्स्ट जो है ये लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम सीखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम बेसिकली एक ऐसा तरीका है या फॉर्मेट बोलेंगे आप, जिसमें हम लोग सी प्रोग्राम लिखते हैं। किसी भी चीज़ को लिखने का एक फॉर्मेट है। जैसे आप कोई भी राइटिंग लिखते हैं, मान लीजिए, तो आप अगर हिंदी लिख रहे हैं तो आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे। अगर आप उर्दू लिख रहे हैं तो आप राइट टू लेफ्ट चलेंगे। तो प्रॉपर उसका फॉर्मेट है कि आप किस तरीके से लिखेंगे। इसी तरीके हम लोग को कंप्यूटर में भी जब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं तो उसमें भी कुछ स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। तो चलिए हम लोग उस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। जब हम लोग का कोई भी बेसिक प्रोग्राम होगा सी का, वो उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने उसका किसी भी अगर आपने प्रोग्राम को वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में लिखा है, मतलब सीक्वेंस मेंटेन करके रखा है, तो उसको समझने में आसानी होगी। या अगर कोई उसमें गलती होती तो आप उसको पहचान पाएंगे, उसको उसी जगह पे सेलेक्ट करके सही कर पाएंगे। तो इसीलिए डीबगिंग इज ईजियर इन वेल स्ट्रक्चर्ड सी प्रोग्राम। डीबगिंग क्या होता है? अगर आप लाइन बाय लाइन प्रोग्राम चेक करते हैं, अगर कोई एरर आता है और आपको एरर ढूंढनी होती है तो उसे डीबगिंग कहते हैं। अगर आप लाइन बाय लाइन चेक कर रहे हैं तो वो ईजी हो जाती है इस केस में, क्योंकि आपका पूरा फॉर्मेटेड है, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आपने मान लीजिए कहीं भी कुछ भी लिख दिया ऐसे उल्टे सीधे, तो आप उसको डिबग नहीं कर पाएंगे। सो देन हम लोग मूव करते हैं कौन से 6 पार्ट्स होते हैं स्ट्रक्चर के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ डॉक्यूमेंटेशन। हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे इसके बारे में। प्री प्रोसेसर सेक्शन, डेफिनीशन, ग्लोबल डिक्लेरेशन, मेन फंक्शन, सब प्रोग्राम्स। सो ये हमारे कुछ सब टाइप्स थे जो स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज में फॉलो होते हैं, 6 पार्ट्स के टोटल। अब हम लोग इनके बारे में इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। First of all, documentation. So this section consists of the description of the program, the name of the program and the creation date and time of the program. मैंने कहा था पहले भी कि डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन जो होता है ऑप्शनल होता है। क्यों? क्योंकि अब मान लीजिए आपको नहीं मन है कि आप उसमें लिखे किसने बनाया है प्रोग्राम, कब बनाया है, लेकिन कहीं कहीं पे इंडस्ट्री लेवल पे ये होता है ज़रूरी कि आप पता कर पाएँ कि उसको कहाँ पे आपने किस टाइम पे आपने किस यूज़र से बनवाया था उसको, किस प्रोग्रामर से बनवाया था उसको। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, तो वहाँ पे हम लोग को डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करनी होती है। सो यहाँ पे लिखा गया है डॉक्यूमेंटेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो एग्जांपल है, जैसे हम लोग कमेंट्स, ये कमेंट्स डिनोट करने का तरीका है डबल स्लैश। इसमें क्या होता है, कमेंट्स मतलब जो कि हमारे कंपाइलर इग्नोर कर देगा, वो सिर्फ इसको एक एज इट इज टेक्स्ट की तरीके समझेगा, जो कि आपके आउटपुट में कभी डिस्प्ले नहीं करेगा। ये सिर्फ आप जब दोबारा उस कोड को पढ़ेंगे तो आपको शो होगा। इससे क्या है कि आप पता चल पाएगा कि हाँ, इस पर्टिकुलर जगह पे आपने क्या टास्क परफॉर्म करा है प्रोग्राम में। अभी तो मान लीजिए आप 10 लाइन 20 लाइन का कोड लिखते हैं, बट सपोज आपको 1000 लाइन्स ऑफ कोड लिखना हो, कोई भी ऐप हो या कुछ भी हो, तो उसमें बहुत सारे कोड्स होते हैं, लाइन्स ऑफ कोड्स बहुत सारी होती हैं। तो वहाँ पे कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर कमेंट्स नहीं होंगे तो आप खुद ही नहीं अपना कोड रीड कर पाएंगे, कोड रीडेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्या करता है, ये हमारा कमेंट्स में जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है वो कंटेन करता है कि कब बना, किसने बनाया, एंड दैट इज ऑल अबाउट डॉक्यूमेंटेशन। Next, we have preprocessor section. So preprocessors are the programs that process our source code before the process of compilation. So इसका क्या मतलब है? प्री प्रोसेसर जो होता है वो आपके जो प्रोग्राम आपने लिखा है उसको कंपाइलेशन के पहले उसको एक बार प्री प्रोसेसर को दिया जाता है। तो वो उसको पहले वेरीफाई करता है, उसमें जो भी आपने कुछ फाइल्स ऐड करी हैं वो सब उसको परफॉर्म करता है। देन आफ्टर दैट जब सब कुछ हो जाता है, देन वो कंपाइलेशन प्रोसेस में जाता है। तो प्री प्रोसेसर नाम से आप क्लियर हो सकता है कि इसको प्री प्रोसेस करता है। देन देयर आर मल्टीपल स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन द राइटिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ये तो हमें पता है कि किसी भी प्रोग्राम को लिखने के, उसको एग्जीक्यूट करने में कई सारे मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज प्री प्रोसेसर ऑपरेट्स ऑन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर है, इनके भी कुछ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं, इनके कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम लोग उनको देते हैं। और कोई भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हो वो हैश सिंबल से स्टार्ट होता है। जैसे आपने अभी अगर कोई सी प्रोग्राम देखा हो तो उसमें आपने देखा होगा कि एग्जाम्पल में हमने दिया है एक हैश इंक्लूड stdio.h। ये क्या है, हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये भी एक सी हमारा जो है ये प्री प्रोसेसर का ही पार्ट है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें देखो हैश सिंबल का यूज़ करा है और ये हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव दिया है हैश इंक्लूड stdio.h। ये पहले इंक्लूड होगा प्रोग्राम में, देन कंपाइल होगा। सो ये है हमारा प्री प्रोसेसर के बारे में। नाउ we move towards like our next topic, that is definition. The defined preprocessor is used to create a constant throughout the program. अब ये बेसिकली ऐसा है, हम लोग कीवर्ड एक यूज़ करते हैं हैज़ डिफाइन, और उसमें हम लोग कोई वेरिएबल दे देते हैं, उसकी वैल्यू दे देते हैं। जैसे कि ये देखिए एग्जांपल मैंने दिया है हैज़ डिफाइन नम 100। अब ये क्या करेगा, आपने कभी भी अगर अंदर किसी प्रोग्राम में नम कहीं पे लिखा है तो उसकी जगह वो 100 से रिप्लेस कर देगा। मतलब एक तरीके से ये ग्लोबली आपने इसको इनिशलाइज कर दिया, इसमें नम को आपने वैल्यू दे दी 100, तो ये कभी चेंज नहीं होगी।
हमारा ये कहाँ पे काम आता है? सपोज दैट आपको किसी वेरिएबल को 100 बार यूज़ करना है, 100 बार, 1000 बार, तो आप बार बार तो उसको नहीं लिखेंगे, उससे मेमोरी बढ़ेगी। इसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, हम लोग हैश टैग डिफाइन नम 100 लिख देंगे और उसको जहाँ जहाँ यूज़ करना होगा वहाँ वहाँ नम लिख देंगे। सो ये हमारा हो गया प्री प्रोसेसर डेफिनीशन। यहाँ पे लिखा है व्हेन एवर नम इज इनकाउंटर्ड बाय द कंपाइलर इट इज रिप्लेस बाय द एक्चुअल वैल्यू 100। सो यही मैंने एक्सप्लेन करा अभी आपको कि अगर आपको नम कहीं भी प्रोग्राम में दिखेगा नीचे तो उसको आपको 100 से रिप्लेस कर देगा। सो अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ ग्लोबल डिक्लेरेशन। थोड़ा सा हम लोग नाम से भी आइडिया लगा सकते हैं। ग्लोबल डिक्लेरेशन मतलब जो कि हम लोग ग्लोबली डिक्लेयर कर देंगे। प्रोग्राम के कई सारे पार्ट्स होते हैं, अभी हम आप आगे आपको डिस्कस करके एक एग्जांपल से समझाएंगे कि कैसे आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं कि हाँ इसके कई सारे सेक्शन होते हैं। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन मतलब आप इसको एक यूनिवर्सल जगह डिक्लेयर कर देंगे और उसको आप थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं भी आपको यूज़ करना है तो वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। हालांकि अभी स्कोप ऑफ वेरिएबल्स आगे आने वाला टॉपिक है, बट स्टिल मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ग्लोबल डिक्लेरेशन क्या होता है। आप ऐसी जगह उसको प्रोग्राम को वेरिएबल को डिक्लेयर कर दें कि आप उसको पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर पाएँ, उसी को कहते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन। सपोज इफ समथिंग इज लाइक ग्लोबली देन एवरी वन अराउंड द लाइक एनी कंट्री कैन एक्सेस इट। So it is like something you can relate with that. So the global declaration section contains global variables, functions, declaration and static variables। मतलब हम लोग उसमें वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर कर सकते हैं, वेरिएबल्स मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, ऐसे कंटेनर्स जो कुछ वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। फंक्शन भी डिक्लेयर कर सकते हैं। फंक्शन क्या, मान लीजिए जैसे उसमें हमने दो वैल्यूज़ दी, उसने आपको उसका सम प्रिंट करके दे दिया, तो एक फंक्शन बनाया तो वो भी हम डिक्लेयर कर सकते ग्लोबली। मान लो ग्लोबली डिक्लेयर करा मैंने और कहीं भी उस प्रोग्राम को उसमें हमने उस फंक्शन को मॉडिफाई करा। एंड स्टैटिक वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स होते हैं स्टैटिक टाइप के होते हैं जो कि आप स्टैटिक फंक्शंस में यूज़ कर सकते हैं। ये आपको मैं आगे आने वाले टॉपिक्स में बताऊंगा। वेरिएबल्स एंड फंक्शंस विच आर डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। मैंने पहले ही बताया कि जो वेरिएबल्स और फंक्शन इसमें डिक्लेयर करेंगे वो हम लोग कहीं भी प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी जगह में। फॉर एग्जाम्पल हमने ग्लोबली डिक्लेयर करा इंट, यहाँ पे इंट क्या है, रिटर्न टाइप। मतलब ये बताएगा कि हमारा जो फंक्शन है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। इंटीजर क्या, -1, -2, 0, 1, 2 समथिंग समथिंग लाइक दैट। इंट इस तरीके को डिनोट कर रहा है। सम हमारा ये क्या है, फंक्शन नेम है। एंड ये इंट वाई क्या है, ये हमारा इसमें हम वैल्यू दे रहे हैं। इसको अगर हम फंक्शन को सिंपल भाषा में बताएं तो मान लीजिए कोई मशीन है, वो आपसे एक लाइक रोबोट मानते हैं आप, अब वो आपसे एक नंबर लेती है, वो आपको उस नंबर का स्क्वायर फाइंड करके देती है। तो आप उसी तरीके से इसको समझिए, ये एक इंटीजर टाइप की रिटर्न करेगा वैल्यू। ये हमने उसको फंक्शन को नाम दे दिया, रोबोट को नाम दे दिया। ये इस पे वैल्यू दे रहे हैं और इसको कुछ कैलकुलेट करके रिटर्न करके देगा, लेकिन रिटर्न टाइप क्या होगा, इंटीजर। वैल्यू जो रिटर्न करेगा, वैल्यू जो आउटपुट में देगा हम लोग को, वो इंटीजर टाइप की होगी। यहाँ पे अगर हम लोग फ्लोट लिखते तो हम लोग को पॉइंट में देता। मान लीजिए हम लोग कोई और डेटा टाइप यूज़ करते तो उसको देता। सो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो है स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज का, वो है मेन फंक्शन। व्हाट इज मेन फंक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव अ मेन फंक्शन। सभी सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना मेन फंक्शन के ये प्रोग्राम रन ही नहीं करेंगे, क्योंकि वही उसका एंट्री पॉइंट है। मेन फंक्शन को आप ट्रेन के इंजन की तरीके समझ सकते हैं, क्योंकि आपने कभी देखा है कि ट्रेन किसी बिना इंजन के चले? नॉट पॉसिबल ना। इसी तरीके प्रोग्राम भी बिना मेन फंक्शन के नहीं चल सकता। दिस इज द इंजन ऑफ लाइक the program. So main function serves as the entry point of the program from where the execution begins। आप जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने जाएगा तो सबसे पहले प्रोग्राम में जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा वो मेन फंक्शन से ही होगा, देन हम लोग बाकी पार्ट्स में जाएंगे। मेन फंक्शन के दो रिटर्न टाइप हो सकते हैं, हैव इंट और वॉइड एज रिटर्न टाइप। इसमें मतलब क्या है, या तो वो इंट टाइप की कोई वैल्यू रिटर्न करेगा या उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। वॉइड मतलब होता है नल, फॉल्स, लाइक कुछ भी, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। लाइक कोई भी इंटीजर या कुछ भी नहीं, ना जीरो रिटर्न करेगा। वॉइड मतलब कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। आप इसको इतना समझें। देन एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं हम लोग, ऐसे डिफाइन करते हैं वॉइड, मैंने बताया वॉइड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। देन मेन फंक्शन का नाम है हमारा, और ये जो ब्रैकेट्स लगे हैं ये हम लोग फंक्शन जब भी यूज़ करते हैं तो ब्रैकेट को डिनोट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। देन हम लोग का अगर इंट टाइप का रिटर्न टाइप है तो इंट मेन लिखेंगे और ऐसे करके ब्रैकेट लगाएंगे। तो ये हमारा जनरल सिंटेक्स है हमारा जो भी मेन फंक्शन होता है। और मेन फंक्शन में ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम वेयर द एग्जीक्यूशन बिगिंस। सो ये हो गया हमारा मेन फंक्शन के बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं सब प्रोग्राम्स के बारे में। ये तो चलिए हम लोगों ने सिंटेक्स वगैरह सब बात कर ली, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब आपको ऐसा भी तो होगा, मान लीजिए आपको किसी प्रोग्राम में सब टास्क होंगे। जैसे आपने दो नंबर को इनपुट लिया, पहले आपको उनका सम करना है, देन उनको आपको मल्टीप्लाई करना है। ये सब कई सारे आपके लॉजिक्स हो सकते हैं, आपको कई सारी प्रॉब्लम्स मिल सकती हैं, तो उनके लिए हम लोग सब प्रोग्राम्स का यूज़ करते हैं। सब प्रोग्राम्स कुछ नहीं है, बस यूज़र डिफाइंड जो भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, जो भी लॉजिक लिखते हैं उसको कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस आर कॉल्ड इन दिस सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम। मतलब जो हम लोग खुद से कोई फंक्शन बनाएंगे, जैसे हम लोग ने अभी पढ़ा इंट मेन, ये सब हमने खुद से बनाया। तो वैसे ही देखिए एग्जांपल दिया है मैंने, इंट सम और ब्रैकेट इंट एक्स इंट वाई। इंट एक्स इंट वाई क्या है, यहाँ पे जो वैल्यूज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं फंक्शन को, और वो क्या करके दे रहा है, रिटर्न एक्स प्लस वाई। वो उसका सम रिटर्न कर रहा है।
तो ये हमारा एक पर्टिकुलर फंक्शन है जो क्या कर रहा है, 2 नंबर ले रहा है और उसका सम रिटर्न कर रहा है। मतलब आउटपुट में उसका सम दे रहा है। तो हमें इस फंक्शन को हमें मेन फंक्शन में कॉल करना है। मतलब होता क्या है कि हम लोग को मेन फंक्शन बनाते हैं, वहीं से एंट्री पॉइंट शुरू होता है। वहाँ से हम लोग इनको बुलाते हैं कि आप यहाँ पे हमारा टास्क परफॉर्म करके हमें प्रिंट करके वैल्यू दे दें, लेकिन आप रहिए अलग ही। क्योंकि आप अगर मान लीजिए कभी आप मेन फंक्शन में ही सब कुछ लिख देंगे तो आप उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे सही से, आप उनको डीबग नहीं कर पाएंगे। ऐसे क्या है, मान लीजिए सम में कोई एरर आ रही है तो आपको मेन फंक्शन में नहीं जाना, आपको सम फंक्शन में जाना है और सम फंक्शन को तैयार करना है, सही करना है। सो यहाँ पे क्या लिखा है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर कॉल्ड इन दिस सेक्शन ऑफ प्रोग्राम। जो हम लोग खुद लिखते हैं उनको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम इज शिफ्टेड टू द कॉल्ड फंक्शन वेन एवर दे आर कॉल्ड फ्रॉम द मेन और आउटसाइड द मेन फंक्शन। अब इसका क्या मतलब है कि जो कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम है, मान लीजिए हम लोग ने बताया कि मेन फंक्शन से हम लोग स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन चल रहा है, मान लीजिए बीच में हमने वहाँ पे फंक्शन को लिख दिया कि हाँ इसको कॉल करो, इससे वैल्यू लो। तो वहाँ से क्या करेगा, वो वैल्यू जहाँ से हमने लिखा है कि हाँ इस फंक्शन को कॉल करो, वहीं से वो उसको वैल्यू को उठाता है और उस फंक्शन के पास जाता है। अब नीचे का मेन फंक्शन नहीं चलेगा, पहले ये फंक्शन कॉल करेगा, उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, देन आगे बढ़ेगा। तो यही कह रहे हैं कि द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम इज शिफ्टेड टू द कॉल्ड फंक्शन। कॉल्ड फंक्शन कौन सा है, हमारा इंट सम, जो कि बाहर है। वो मेन फंक्शन हम लोग कॉल करते हैं, तो हम लोग जहाँ पे भी हमने लिखा उस फंक्शन का नाम, तो वहाँ पहले वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, देन हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा इसका लाइन का बेसिक मतलब है। अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दे दिया है, इंट सम, इंट एक्स, इंट वाई। मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये सम प्रोवाइड करेगा हम लोग को। ओके, सो वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये हमने क्या करा है कि एक एग्जांपल दे दिया है, क्योंकि ऐसे तो मैं थ्योरी थ्योरी बता रहा हूँ तो आपको समझने में, विजुलाइज करने में प्रॉब्लम होगी। जिसको पीछे ना समझ में आए तो वो एक बार लास्ट में जरूर चेक कर ले कि इसमें क्या कहाँ पे डिफाइंड है। ये देखिए, ये है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। मैंने बताया था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमेशा हैश टैग से शुरू होता है। तो देखिए, हैश टैग इंक्लूड हेडर फाइल्स। अब यहाँ पे हेडर फाइल्स, हम लोग जो फाइल्स प्री डिफाइंड फाइल्स होती हैं उनको हम लोग हेडर फाइल्स बोलते हैं, जिनमें कुछ फंक्शंस होते हैं बाय डिफॉल्ट, जो हम लोग को, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फाउंडर है, जो भी बनाया है जिसने, उसने हमें प्रोवाइड करें। तो ये हमारा हो गया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव फॉर इंक्लूडिंग लाइब्रेरीज। देन ये होगा ग्लोबल डिक्लेरेशन। ये देखिए, आपने मेन फंक्शन यहाँ शुरू हुआ है, बट हम लोग डिक्लेयर कहाँ करा है, उसके ऊपर। मतलब ये हमारा यूनिवर्सली कहीं भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए, हमने लिखा है इंट ग्लोबल वेरिएबल, जो भी नेम आप देना चाहें, एंड देन वॉइड फंक्शन। ये हमने फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, ये हमने यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। अब इसको हम लोग थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या पार्ट आता है हमारा, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन एंट्री पॉइंट होता है। अब यहाँ पे क्या है, मेन फंक्शन में हाँ एक बात है, जैसे ग्लोबल डिक्लेरेशन जो है वो आपने कहीं भी करा, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेन फंक्शन के अंदर अगर आपने कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर, ये देखिए ब्रैकेट है, इन ब्रैकेट के अंदर अगर आपने कोई वेरिएबल का नाम लिखा है, तो वो वेरिएबल उस ब्रैकेट के बाहर नहीं जा सकता। ये उसकी बाउंड्री है, या आपने उसके लक्ष्मण रेखा खींच दी, अब इससे आगे वो नहीं जा सकता। तो इसीलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे देखिए, अगर ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो ये वेरिएबल लोकल वेरिएबल है। लोकल मतलब जो उसी पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइंड है वहीं रहेगा। एंड देन प्रिंट एफ कर दिया मैंने यहाँ पे, लाइक ये स्टेटमेंट होती है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ये फंक्शन होता है। एंड रिटर्न जीरो, ये हमारा बेसिक सिंटेक्स है हमारा, जो भी इंट मेन फंक्शन है उसका। देन लास्ट में लोग दूसरे फंक्शन को देखे कॉल कर देंगे, जैसे वॉइड फंक्शन प्रोटोटाइप, यहाँ पे हमने कॉल कर दिया। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम ये है। और इसके बाद दिस इज लाइक एंड ऑफ द this lecture. If you have any doubts or query, you can like comment it. Thank you and have a great day. Thank you for watching.